नमस्कार। आज हम मानव भूगोल की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प सफर शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, भूगोल का मतलब सिर्फ नक्शे या जगहों के नाम रटना नहीं है। असल में ये इस बात को समझने की कोशिश है कि हम इंसान इस धरती पर कैसे रहते हैं, हम अपने पर्यावरण को कैसे बदलते हैं और बदले में हमारा पर्यावरण हमें कैसे बदलता है। तो इस पूरी चर्चा में हम आपके सिलेबस को एक एक करके बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, ताकि आपको ये पता चल जाए कि इस सफर में आप क्या क्या नया सीखने और खोजने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले कोर्स का एक छोटा सा परिचय लेंगे। फिर हम सीधे थ्योरी सिलेबस में चलेंगे, जहां हम पहले यूनिट 1 और 2 और फिर यूनिट 3 और 4 को विस्तार से समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल्स में क्या क्या करना होगा, कौन सी किताबें इस सफ़र में आपकी सबसे अच्छी दोस्त साबित हो सकती हैं, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि ये सारी पढ़ाई आपको भविष्य में कहाँ ले जा सकती है, कौन से करियर के रास्ते खोल सकती है। किसी भी सफ़र पर निकलने से पहले उसका नक्शा समझना बहुत ज़रूरी होता है ना? तो चलिए, सबसे पहले इस कोर्स की जो कुछ बुनियादी और ज़रूरी बातें हैं उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। यही बातें हमारे आगे के अध्ययन की नींव तैयार करेंगी। तो ये जो कोर्स है ये बीए और बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। विषय है भूगोल यानी ज्योग्राफी। अच्छा, यहाँ लिखा है माइनर 2। इसका मतलब ये है कि ये आपके मुख्य विषय के साथ एक महत्वपूर्ण सहायक विषय है। और इस पेपर का जो टाइटल है वो अपने आप में ही सब कुछ बता देता है। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड कल्चर, यानी मानव भूगोल का परिचय, पर्यावरण और संस्कृति। चलिए, अब आते हैं सिलेबस के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, थ्योरी पर। पहली 2 यूनिट्स हमें भूगोल की जड़ों तक ले जाएंगी और हम ये समझेंगे कि भारत में ज्ञान की ये परंपरा कितनी पुरानी और कितनी गहरी है। तो यूनिट 1 ये हमें सीधे समय में पीछे ले जाती है। इसमें हम ये खोजेंगे कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वज अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखते थे, कैसे समझते थे। हम वेद, पुराण और उपनिषद जैसे प्राचीन ग्रंथों को सिर्फ धार्मिक किताबों की तरह नहीं, बल्कि भौगोलिक ज्ञान के एक अनमोल खजाने के रूप में देखेंगे। और हम ये भी समझेंगे कि पंचभूत का कॉन्सेप्ट कैसे ये दिखाता है कि भारतीय संस्कृति ने हमेशा से इंसान को प्रकृति का ही एक हिस्सा माना है। ये जानना बहुत ही दिलचस्प है कि हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं वो सिर्फ आध्यात्मिकता के बारे में बात नहीं करते। एक तरह से वो उस जमाने के गूगल मैप्स थे। वेदों, पुराणों और हमारे महाकाव्यों में नदियों के रास्ते, पहाड़ों के लोकेशन और मौसम के पैटर्न का बहुत ही विस्तार से वर्णन मिलता है। ये दिखाता है कि हमारे पूर्वज सिर्फ जमीन पर रहते नहीं थे, बल्कि उसे बहुत गहराई से समझते भी थे। भारतीय दर्शन की एक बहुत ही खूबसूरत बात यह है कि वो इंसान को प्रकृति से अलग करके नहीं देखता। ये जो पंचभूत का विचार है कि हमारा शरीर भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से बना है, ये इसी गहरे रिश्ते को दिखाता है। हमारे त्योहार, सोचिए, सूरज की पूजा, नदियों की आरती, पेड़ों की पूजा, ये सब क्या हैं? ये सिर्फ रीति रिवाज नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारा सम्मान और आभार जताने का एक तरीका है। तो प्राचीन ज्ञान की नींव से आगे बढ़कर यूनिट 2 हमें आधुनिक मानव भूगोल की दुनिया से परिचित कराती है। यहाँ हम इस विषय की परिभाषा, इसके स्वभाव और इसके दायरे को समझेंगे। इसकी अलग अलग शाखाएं कौन सी हैं और क्षेत्रीय विभिन्नता और सांस्कृतिक परिदृश्य जैसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ये सब हम इसमें जानेंगे। तो सवाल उठता है कि आखिर ये मानव भूगोल है क्या? देखिए, बहुत आसान शब्दों में कहें तो ये लोगों, जगहों और पर्यावरण के बीच के रिश्ते की कहानी है। ये सिर्फ ये नहीं पूछता कि कोई चीज़ कहाँ है, बल्कि ये भी पूछता है कि वो क्यों और कैसे हैं। लोग किसी खास जगह पर क्यों बसते हैं, वो उस जगह को कैसे बदलते हैं और फिर वो जगह उन्हें कैसे बदल देती है। इन्हीं सवालों के जवाब मानव भूगोल में मिलते हैं। यहाँ 2 बहुत ही दिलचस्प आइडियाज़ हैं। क्षेत्रीय विभिन्नता यानी एरियल डिफ्रेंसिएशन। इसका सीधा सा मतलब है कि दुनिया में कोई भी 2 जगहें बिल्कुल एक जैसी नहीं होती। हर जगह की अपनी एक अलग पहचान, एक अलग चरित्र होता है। और सांस्कृतिक परिदृश्य या कल्चरल लैंडस्केप, सोचिए, प्रकृति एक खाली कैनवस की तरह है और इंसान उस पर अपनी संस्कृति, अपने रहन सहन से एक तस्वीर बनाता है। खेत, शहर, सड़कें, इमारतें, ये सब मिलकर एक प्राकृतिक दृश्य को एक सांस्कृतिक परिदृश्य में बदल देते हैं। ये प्रकृति पर इंसान के काम के हस्ताक्षर हैं। अब हम कुछ बड़े और ज़रूरी सवालों की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या पर्यावरण हमें कंट्रोल करता है या हम उसे करते हैं? दुनिया भर में इंसानों की आबादी कैसे और कहां-कहां फैली हुई है? यूनिट 3 और 4 हमें इन्हीं जटिल और महत्वपूर्ण मुद्दों की गहराई में लेके जाएंगी। यूनिट 3 में हम इंसान और पर्यावरण के रिश्ते को 3 अलग-अलग नजरियों से देखेंगे। पहला है नियतिवाद, जो कहता है कि पर्यावरण ही सब कुछ तय करता है।
दूसरा है संभववाद, जो इंसान को विकल्प और तकनीक का इस्तेमाल करने की आज़ादी देता है। और तीसरा है नवनियतिवाद, जो इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाने की बात करता है। फिर हम देखेंगे कि ये सब थ्योरी असल जिंदगी में कैसे दिखती है, आर्कटिक के एस्किमो, रेगिस्तान के बुशमैन और पहाड़ों में रहने वाले गुज्जरों के जीवन के जरिए। इन तीनों विचारधाराओं में फर्क समझना बहुत जरूरी है। नियतिवाद ये एक पुरानी सोच है जो मानती थी कि जैसा पर्यावरण होगा इंसान वैसा ही बनेगा, यानी पर्यावरण ही उसकी नियति है। लेकिन फिर आया संभववाद, जिसने कहा कि नहीं, पर्यावरण हमें सिर्फ संभावनाएं और मौके देता है, चुनना हमारे हाथ में है, हमारी तकनीक में है। और नवनियतिवाद ये बीच का एक संतुलित रास्ता है जो कहता है रुको और जाओ, यानी प्रकृति के नियमों का सम्मान करते हुए ही विकास करो। ये उदाहरण हमें दिखाते हैं कि हम इंसान किसी भी माहौल में ढलने में कितने माहिर हैं। जरा सोचिए, एस्किमो समुदाय ने भयंकर ठंड में बर्फ के घर यानी इग्लू बनाकर रहना सीख लिया। बुशमैन लोगों ने रेगिस्तान में पानी की कमी से निपटने के लिए शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल में पानी जमा करना सीख लिया। और गुज्जरों ने पहाड़ों की खड़ी ढलानों को ही अपना घर बना लिया। ये सब ह्यूमन अडैप्टेशन यानी मानवीय अनुकूलन के बेहतरीन उदाहरण हैं। यूनिट 4 का पूरा फोकस हम इंसानों पर है। इसमें हम पहले मानव प्रजातियों की उत्पत्ति, उनकी विशेषताओं और जी टेलर द्वारा दिए गए वर्गीकरण को समझेंगे। और फिर हम दुनिया की आबादी के नक्शे को देखेंगे कि लोग कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते और क्यों। हम इसे पहले वैश्विक स्तर पर समझेंगे और फिर खास तौर पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी इसका अध्ययन करेंगे। तो इस यूनिट में दो मुख्य बातें हैं। पहला, जी टेलर का वर्गीकरण, जो हमें ये समझने में मदद करता है कि कैसे जलवायु और माइग्रेशन ने अलग अलग मानव समूहों को शारीरिक रूप से आकार दिया। और दूसरा, और बहुत ही महत्वपूर्ण, है जनसंख्या भूगोल। ये उन सवालों के जवाब ढूंढता है कि क्यों दुनिया के कुछ हिस्से खचाखच भरे हैं और कुछ बिल्कुल वीरान, और हमारी दुनिया की आबादी का भविष्य कैसा हो सकता है। भूगोल सिर्फ पढ़ने और याद करने का विषय नहीं है, ये असल में करने का विषय है। तो चलिए अब प्रैक्टिकल सिलेबस पर एक नज़र डालते हैं। ये वो हिस्सा है जहां आप एक असली भूगोलवेत्ता या ज्योग्राफर की तरह सोचना और काम करना सीखेंगे। तो आपके प्रैक्टिकल काम के दो मुख्य हिस्से होंगे। पहले हिस्से में आप नक्शों के मास्टर बनेंगे, यानी ग्लोब, एटलस से लेके मॉडर्न जमाने के गूगल अर्थ तक हर तरह के नक्शे को पढ़ना और समझना सीखेंगे। नक्शे का टाइटल, स्केल, दिशा, ये सब क्या होता है ये जानेंगे। दूसरे हिस्से में आप डेटा को एक कहानी में बदलना सीखेंगे, यानी जनसंख्या के आंकड़ों को बार डायग्राम, पाई चार्ट या पिरामिड डायग्राम के जरिए कैसे दिखाया जाए ये सीखेंगे। ये एक ऐसी स्केल है जो हर फील्ड में बहुत काम आती है। जाहिर है इस सफर में आपकी मदद के लिए कुछ बेहतरीन गाइड भी मौजूद हैं। तो चलिए कुछ जरूरी किताबों और संसाधनों पर एक नजर डालते हैं जो आपके ज्ञान को और भी गहरा करने में मदद करेंगे। देखिए, यहाँ कुछ बहुत अच्छी किताबें हैं। बर्गवान और स्मिथ जैसे लेखकों की किताबें आपको एक ग्लोबल नजरिया देंगी। और अगर हिंदी में पढ़ना ज्यादा पसंद है तो एस.डी. कौशिक और एस.डी. मौर्य की किताबें भारतीय संदर्भ को समझने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इन्हें अपनी लाइब्रेरी का हिस्सा जरूर बनाइए। और अब वो सवाल जो शायद आप सबके मन में होगा कि ये सब पढ़ने के बाद आखिर होगा क्या, भविष्य में इसका क्या फायदा है। तो चलिए देखते हैं कि मानव भूगोल की ये समझ आपके लिए करियर के कौन-कौन से नए और रोमांचक दरवाजे खोल सकती है। देखिए, मौके सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में हैं। आप शहरों की प्लानिंग करने वाले अर्बन प्लानर बन सकते हैं या नक्शे बनाने वाले कार्टोग्राफर। आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में आप GIS एनालिस्ट बनकर डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं, मार्केट रिसर्चर बन सकते हैं या फिर टूरिज्म प्लानर भी बन सकते हैं। इस कोर्स में सीखी गई हर चीज इन सभी भूमिकाओं के लिए बहुत प्रासंगिक। जैसा कि माइकल पॉलिन ने बहुत अच्छी बात कही है, भूगोल वो विषय है जो हमारे भविष्य की कुंजी रखता है। और आज के जमाने में जब हम जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, ये बात और भी ज्यादा सच हो जाती है। इन समस्याओं को समझने और सुलझाने के लिए भूगोल की समझ होना बहुत जरूरी है। तो मैं इस सेशन को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। जब अगली बार अपने आसपास की दुनिया को देखेंगे, किसी शहर की भीड़भाड़ वाली गली को या किसी गांव के शांत खेत को, तो क्या उसे एक नई नज़र से देख पाएंगे? क्या उसमें छुपी प्रकृति और इंसान के रिश्ते की कहानी को पढ़ पाएंगे? मुझे उम्मीद है कि ये कोर्स आपको दुनिया को देखने का एक नया और गहरा नजरिया देगा। आप सभी को इस रोमांचक सफर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।